नमस्कार, बोस आईएएस में आपका स्वागत है। बोस आईएएस यूट्यूब पर ऑनलाइन यूपीएससी और पीसीएस के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स पर सीरीज बना रहा है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वो तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछली 4 सीरीज के अंदर जो हमने कवर अप किया था वो आपका सोर्सेस किए थे। आपके पहली और दूसरी वीडियो में हमने सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के जो सोर्सेस हैं उसको कवर अप किया था, और तीसरी वीडियो के अंदर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर फोकस किया था, राइट। और उसके बाद अब चौथी वीडियो जो हमारी आ रही है ये बेसिकली हमारी वैदिक सभ्यता से संबंधित है। अब हमारे सामने कॉन्सेप्ट ये आता है कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट की सीरीज में प्री हिस्टोरिक एज से प्रोटो हिस्टोरिक एज में जब हम लोग एंटर किए हैं तो उस समय मानव सभ्य हो चुका है और एक नगरीय सभ्यता डेवलप हो चुकी है। और नगरीय सभ्यता में इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि सिंधु नदी के किनारे जितने भी शहर हमको देखते हैं, पूरी सिविलाइजेशन हमने देखी लास्ट वीडियो में, वहां पर एक कई प्रकार के नगर हमें दिखाई दिए। और उन नगरों में की जब खुदाई हुई तो खुदाई से हमें जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त हुए हैं उनमें हमने देखा कि वहां की सामाजिक स्थिति कैसी थी और राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वहां के लोग किस तरीके का जीवन जीते थे। तो हमें फाइनली कंक्लूड हमने किया कि वो बेसिकली एक नगरीय सभ्यता थी, राइट। अब नगरीय सभ्यता से हमारा जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक कल्चर है, ये बेसिकली एक ग्रामीण सभ्यता है। और हम अपने इतिहास को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि इंडस वैली का जो टाइम पीरियड है वो 2500 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है। इसके बाद जो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, और उत्तर वैदिक इसमें जो है उसका टाइम पीरियड है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। तो वैदिक सभ्यता बेसिकली पूर्ण रूप से ग्रामीण सभ्यता थी और ये आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के संदर्भ में बहुत सारे इतिहासकार एक वैज्ञानिक की भांति जो एविडेंसेस हैं उनका अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और उसी को हम इतिहास के अंदर मेंशन करते हैं। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि है वो अब तक अपठनीय है, उसको पढ़ा नहीं जा सका। और जो भी हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्ति हुए हैं उनके आधार पर हम वहां की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के संदर्भ में बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि आर्यंस का अटैक हुआ है, और आर्यंस इंडस वैली सिविलाइजेशन ऊपर हमला किए हैं, जो कि सेंट्रल एशिया से चल के आए थे, और इनके पास घोड़े थे, इसीलिए ये दूरी को बहुत कम समय में तय कर लेते थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु नदी के अंदर बाढ़ आई और बाढ़ की वजह से सभ्यता डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये बेसिकली अपने नगरों से 2 तरीके से मूव ऑन कर गई, यानी कि वो जनसंख्या या बाढ़ की वजह से, आर्यन अटैक की वजह से मूव ऑन कर गई। पहला वो चले गए साउथ की तरफ, राइट, कहां मूव ऑन कर गए साउथ में, और दूसरा वो मूव ऑन कर गए गंगा नदी घाटी में, यानी कि गंगा वैली के अंदर वो लोग शिफ्ट हो गए। तो इस समय तक आते आते जो वैदिक कल्चर है वो बेसिकली सनातन संस्कृति को फॉलो करने वाला कल्चर है, और ये जो सभ्यता शहरी से ग्रामीण बनी है वो सभ्यता को हम लोग यहां पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। वैदिक कल्चर के बारे में बात करते हैं तो वैदिक कल्चर 2 तरीका, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। वैदिक सभ्यता बेसिकली आर्यों द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी। इट मीन्स ए रूरल सिविलाइजेशन डेवलप्ड बाय आर्यंस, और ये मूल निवासी थे मध्य एशिया से, राइट। इनके मूल निवास के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं, लेकिन मैक्स मूलर का मत है कि ये बेसिकली सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। कुछ लोग इनको तिब्बती बोलते हैं, कुछ लोग इनको नॉर्थ ध्रुव से आए हुए लोग बोलते हैं।
तो इनका जो सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में सिंधु नदी के आसपास इनका निवास हुआ, राइट। और इनकी जो भाषा थी वो भाषा इनकी संस्कृति थी, यानी कि इन्होंने संस्कृति भाषा को यहां पर प्रचलित किया और उनकी जो भाषा थी। ऋग्वैदिक काल की अगर राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं तो ये बेसिकली ग्रामीण सभ्यता थी और यहाँ पर परिवार या कुल का महत्व था। और इस पीरियड में जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक न होकर पितृ सत्तात्मक था, यानी कि मैट्रियार्कल न होकर के पैट्रिकल था। इसमें से सबसे जो पहली इकाई थी वो थी कुल यानी फैमिली, यानी कि पूरे परिवार में सदस्य होंगे उनका वो उसको बोला जाता है कुल का एक जो अध्यक्ष होगा या जो मालिक होगा उसको हम बोलते हैं कुलपति या कुलप। इसके बाद बहुत सारे या एक से अधिक कुल मिलकर ग्राम बनाते थे जिसका अध्यक्ष होता था ग्रामीणी जिसको बोला जाता था। और उसके बाद बहुत सारे ग्राम मिलकर एक बिस बनाते थे, उसका जो अध्यक्ष होता था उसको बोलते बिस्पति। और बहुत सारे बिस मिलकर एक जन बनाते थे जिसका अध्यक्ष होता था राजन। और बहुत सारे जन मिलकर राष्ट्र बनता था जिसका अध्यक्ष होता था किंग, यानी कि किंग जो था वो सबसे बड़ी इकाई थी, लार्जेस्ट यूनिट थी। इसके बाद इनके प्रमुख अधिकारी की अगर बात करते हैं इसमें, तो जो रिलीजियस ऑफिसर हैं वो हैं इसमें पुरोहित यानी धार्मिक अधिकारी हैं, जिसमें से वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ का नाम सुना होगा, ये बेसिकली रूढ़िवादी हैं। और दूसरे विश्वामित्र हैं जो कि उदारवादी हैं। रूढ़िवादी मतलब ये हो गया कि किसी भी परंपरा को कंटिन्यू फॉलो करने वाले और समाज में किसी भी तरीके के परिवर्तन का विरोध करने वाले लोगों को हम बोलते हैं रूढ़िवादी लोग। उदारवादी लोग होते हैं वो नए नए चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। और विश्वामित्र जिन्होंने रामायण लिखी वो बेसिकली एक मॉडरेट पुरोहित थे, धार्मिक अधिकारी थे, रिलीजियस ऑफिसर, राइट, जो कि राजा को शासन के संदर्भ में ज्ञान दिया करते थे। और इनकी तुलना जो है ना वो ब्राह्मण के रूप में, जो मैंने आपको बताया था कि 4 जो वर्ड डिवाइड होंगे जिसमें से ब्राह्मण होंगे उनका यही काम होगा, वो पुरोहित बेसिकली होंगे। गुप्तचर जो होते थे इस काल में उनको स्पष्ट बोला जाता था, स्पष्ट। जो दुर्गपति होता था, जो दुर्ग का मालिक होता था, जो किलों का मालिक होता था उसको हम पुरब बोलते थे। और चरागा या गोचर भूमि, जो हमारी चरागा है वो गोचर भूमि का जो मालिक है, अधिकारी है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम वाजपति बोल रहे हैं। पुलिस या अपराधी, जो पुलिस या अपराधी पकड़ने वाले व्यक्ति को हम उग्र बोलते थे। और इसमें सूतकार, रथकार और कम्मादी, ये बेसिकली जो तीसरा वर्ड है हमारा वैश्य में बेसिकली आते हैं, क्योंकि ये जो बेसिकली जो आर्थिक संसाधनों पर इनका नियंत्रण था। और इसमें से रथकार सबसे प्रमुख व्यक्ति थे। तो सूत, रथ और कम्मादी, ये बेसिकली इनको हम रत्नी बोलते थे, जो कि वैश्य समाज से बिलोंग करते हैं। इनकी संख्या 12 थी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण इस काल में पुरोहित यानी कि जो प्रीस्ट और सोल्जर्स, यानी कि हम इसमें कह लें कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो 2 वर्ण हैं इनका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस है। न्यायिक अधिकारी का इसमें किसी तरीके कोई उल्लेख नहीं है, यानी कि जस्टिस ऑफिसर नॉट मेंशन्ड है। इसमें मतलब ये हुआ कि राजा जो हुआ करता था, या जो ग्राम में ग्रामीणी, बिस में बिस्पति, कुल में कुलपति, और जन में राजन, और राष्ट्र में राजा, ये बेसिकली न्यायिक अधिकारी हुआ करते थे, राइट। अब बात करते हैं सभा और समिति। ये राजा को सलाह देने की वाली संस्था थी, सभा और समिति, राइट। वैदिक पीरियड के अंदर सभा और समिति की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सभा और समिति जो है ना राजा को सलाह देने वाली संस्था है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र को अगर बनाना है तो उसके सलाहकार अच्छे होने चाहिए। जिस तरीके चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार चाणक्य थे, तो वहां पर सोसाइटी बहुत खुशहाल नजर आती है। सभा का काम था, ये बेसिकली श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, द इंस्टीट्यूशन ऑफ बेस्ट पीपुल। आज के टाइम में IAS IPS लोग जो हुआ करते हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, औरों से ज्यादा जानते हैं, उनकी जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं सभा। समिति के अंदर सामान्य लोगों की संस्था थी। तो सभा क्या करती है, सभा बेसिकली कानून के बारे में बात करती थी, और समिति उस एग्जीक्यूशन में कोई भी समस्या है या नहीं है इसका सलाह देती थी। और समिति के अध्यक्ष को, क्योंकि आम लोगों की संस्था है, सामान्य लोगों की संस्था है, तो उसके अध्यक्ष को हम बोलते थे ईशान, राइट। स्त्रियां या सभा और समिति में भाग ले सकती थी, यानी वुमेन्स की जो स्थिति थी, यहां हम देख सकते हैं फिगर के माध्यम से कि वुमेन्स की जो पोजीशन है, वो वुमेन्स की पोजीशन ऐसी है कि वो स्त्रियां जो है ना वो सभा और समिति में भाग ले सकती हैं, राइट। और स्त्रियों की स्थिति इतनी गिरी हुई नहीं है जितनी कि उत्तर वैदिक काल में हमको देखने को मिलेगी। यानी कि अभी यहाँ पर जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक हो चुका है, राइट। बट स्त्रियों की स्थिति है, राइट, वो अभी गिरी नहीं है। यानी कि स्त्रियां राजनीति,
और सामाजिक कार्यों में भाग ले सकती हैं। राइट। आगे हम बात करते हैं युद्ध। ये जो काल है वो युद्ध का काल है। राइट। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है और गविष्ट का मतलब है गायों की खोज। हम अगर वैदिक पीरियड के अंदर बात करते हैं तो वैदिक पीरियड के अंदर बेसिकली जो गाय है वो गाय मुद्रा का काम करती है और इस काल में हम देखते हैं कि ये काल युद्ध का काल है, क्योंकि जो छोटा राजा है यानी कोई कुल का जो कुलपति है वो बेसिकली ग्राम पर कब्जा करना चाहता है, ग्राम वाला जो है ना विश्व बनाना चाहता है, विश्व वाला जो है ना जन बनाना चाहता है, जन वाला राष्ट्र बनाना चाहता है। तो अपने प्रभाव में वृद्धि करने के लिए जो एक कबीले हैं, प्रत्येक जो कबीला बेसिकली कुल क्या है, एक तरीके कबीला है, तो कबीला जो है ना वो कबीला क्या करेगा, अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए युद्ध करेगा, दूसरे कबीलों से लड़ाई लड़ेगा और उनको अपने कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो जो कबीला लास्ट में जीतेगा वो राष्ट्र बनेगा। तो ये इसलिए क्या होता था, युद्ध लगातार चलते थे। और युद्ध क्यों होते थे, क्योंकि जिनके पास जितनी ज्यादा गायें हुआ करती थी वो व्यक्ति उतना ज्यादा संपन्न बोला जाता था। यानी कि जिस राज्य में ज्यादा गाय है वो राज्य ज्यादा संपन्न है। और इसको हम गाय को मुद्रा के रूप में देख सकते हैं, गाय को मुद्रा के रूप में यूज किया गया है। और गाय बहुत पवित्र जानवर है और इसको मारने योग्य नहीं है, अधन्य है ये, इसको अधन्य शब्द नाम दिया गया है। इसी वैदिक काल के अंदर हम दशराज युद्ध के बारे में सुनते हैं, बैटल ऑफ 10 किंग्स। राइट। ये पुरुषवी रावी नदी के किनारे हुआ और इसमें सूदास जो थे वो भरत नामक समुदाय थे, भरत नामक समुदाय से बिलोंग करते थे और सूदास की इसमें विजय हुई और इसमें 10 सूदास विजय और 10 जनों के मध्य एक काल हुआ है। सूदास के विजय और 10 के मध्य हुआ है, यानी कि 10 राजा वशिष्ठ भरत नामक समुदाय के लोगों के बीच या राजा भरत नामक राजा के बीच में युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें 10 राजाओं की हार होती है और ये जीत जाते हैं। राइट। इसमें इसकी जो जानकारी है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमको प्राप्त होती है कि जो दशराज युद्ध हुआ है वो भरत वर्सेस 10 राजाओं के बीच में हुआ है, जिसमें भरत ने 10 राजाओं को हरा दिया और ये 10 जनों के मालिक बन गए और इन्हीं के नाम पर भारत का जो राष्ट्र का नाम पड़ा है वो भारत पड़ा है। राइट। अब अगर सामाजिक जानकारी की बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था जो इस जो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमको वर्ण में पुरुष सूक्त की जानकारी मिलती है, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है बेसिकली समाज 4 वर्णों में बढ़ा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें से ये जो व्यवस्था है ये कर्म आधारित है, यानी कोई व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उसके आधार पर उसको नाम दिया गया है। ये एक तरीके की पोस्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो व्यक्ति ब्राह्मण है इसका मतलब वो पठन और पाठन का कार्य कर रहा है। जो व्यक्ति क्षत्रिय है इसका मतलब उसकी पोस्ट क्षत्रिय यानी कि वो सेना में कार्य कर रहा है। जो वैश्य है यानी कि इसकी पोस्ट वैश्य, इसका मतलब ये व्यापार करेगा और कृषि कार्यों में संलग्न है। जो सूत्र है वो बेसिकली इन 3 वर्णों की सेवा में लगा हुआ है। तो ये बेसिकली एक क्या है, ये बेसिकली जो 4 वर्ण हैं, ये 4 वर्ण क्या है, ये 4 वर्ण हमारे कर्म आधारित है, ना कि जन्म आधारित। उत्तर वैदिक पीरियड में क्या हो जाएगा, जन्म आधारित हो जाएंगे। और विभाजन का आधार यहां पर लिखा दिया गया है, क्या है, व्यवसाय या कर्म। राइट। समाज कैसा है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी पितृसत्तात्मक समाज है। स्त्रियों की बेहतर स्थिति इस काल के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि इस काल में हालांकि पितृसत्तात्मक हो गया है लेकिन यहां पर स्त्रियों की स्थिति बेहतर देखने को मिलती है। शिक्षा की बात करते हैं तो यहां पर लोक, मुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला जैसी, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां हमको ऋग्वैदिक काल के अंदर देखने को मिलती हैं। बाल विवाह और पर्दा प्रथा यहां पर कोई कुछ देखने को नहीं मिलती। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर पर्दा प्रथा देखने को मिलती है बट बाल विवाह नहीं। तो यहां पर बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं विद्यमान था। पति के साथ महिलाएं यज्ञ में भागीदारी कर सकती थी। जो आज पति के साथ महिलाएं बैठती यज्ञ के अंदर तो वहां पर भी बैठ सकती थी। विधवा स्त्री जो है ना अपने देवर से विवाह कर सकती थी या स्त्रियों को छूट थी। और ऐसी स्त्री जो जीवन भर अवायत रहने वाली स्त्री है उसको हम अमाजू बोलते थे। राइट।
धर्म के बारे में बात करते हैं तो धर्म में जो इनका प्रिय देवता हैं वो है हमारे इंद्र। कौन? इंद्र। क्योंकि हम देखते हैं ऋग वैदिक काल के अंदर सबसे ज्यादा जो मंत्र हैं वो इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को टोटल जो समर्पित 250, उसके बाद अग्नि को समर्पित हैं वो हैं 200। तो सबसे ज्यादा जो मंत्र समर्पित हैं वो इंद्र को समर्पित हैं। तो ऋग्वैदिक काल के प्रिय देवता इंद्र हैं। अग्नि बेसिकली मनुष्य और देवता के बीच के मध्यस्थ हैं। पवित्र पशु गाय है यहाँ का, राइट। अदन्या, गाय को क्या बोलते हैं? अदन्या, क्योंकि ये न मारे जाने योग्य, नॉट परसेबल एनिमल, राइट। पवित्र नदी होली रिवर कौन सी है? इसमें सरस्वती है। गायत्री मंत्र जो बेसिकली सावित्री नामक देवता को संबोधित है। सावित्री नामक देवता बोले तो सूर्य, भगवान सूर्य, राइट, जिनका संबंध ऋग्वेद से है। ये भी हमको यहाँ 10वें मंडल में देखने को मिलता है। और लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने क्या किया? गायत्री मंत्र की रचना की। लोगों को आर्य बनाने के लिए, आर्यंस बनाने के लिए विश्वामित्र थे, उन्होंने क्या किया? गायत्री मंत्र रचना थी। वो गायत्री मंत्र हम जानते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, राइट। ये हमारा ऋग्वैदिक कालीन देवता की बात करते हैं तो इंद्र क्या है? इंद्र युद्ध का नेता है और वर्षा का देवता है। अग्नि हमारा देवता है, मनुष्य के बीच का मध्यस्थ है। वरुण क्या है? वरुण पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता है, वरुण। और समुद्र का देवता है। विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक है, ऋतु परिवर्तन में दिन रात का करता है, वरुण। यानी वरुण के पास बहुत सारे विभाग हैं। ही इज द क्रिएटर ऑफ द सन, गॉड ऑफ द सी, रेगुलेटर एंड रूलर ऑफ द बर्ड, सिंबल ऑफ ट्रुथ, सीजन चेंज एंड डे एंड नाइट। तो ये सब कौन कर रहा है? वरुण कर रहा है। ध्यो नामक देवता है, आकाश का देवता है। सबसे प्राचीन देवता यही हमको मिलता है, आकाश का, ठीक। कौन? ध्यो। उसके बाद हमारा आता है सोम। सोम वनस्पति के देवता हैं ये हमारे, राइट। उसके बाद ऊषा आता है। ऊषा प्रगति एवं उत्थान के देवता हैं। अश्विन हमारे विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं। पूषण हमारे पशुओं के देवता है। पूषण हम आगे चल के उनको देखेंगे। पूषण नाम का देवता पशुओं की पूजा करते थे। विष्णु बेसिकली विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है। ही इज द मेंटर एंड फॉलोअर ऑफ द बर्ड, राइट। मारुति जो है ना आंधी तूफान के देवता है, यानी गॉड ऑफ स्टॉर्म। तो ये जो देवता हैं ऋग्वैदिक काल के अंदर, राइट, ये अलग अलग इनका जो संबंध है वो अलग अलग चीजों से है। तो जो पूजा हो रही है, पूजा वो एज पर द नीड के अनुसार लोग ऐसे देवताओं की पूजा करते थे जैसे उनको रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। तो यहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन देवता को हमने देखा। आगे देखते हैं इनकी जो जीवन शैली है। जीवन शैली में ये मनोरंजन के एंटरटेनमेंट क्या करते हैं? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ ये दौड़ाते हैं। इनका प्रिय पशु जो है ना वो है घोड़ा। मनुष्य पेय जो है, यानी कि मनुष्य मुख्य पेयजल है इनका, मेन ड्रिंक है, ड्रिंक ये सोमरस है। सोमरस बोले तो आज की दारू, बेसिकली जौ से बन रही है। और यहाँ पर कैसे बन रही है? वनस्पति से बन रही है। ये 3 प्रकार के वस्त्र बेसिकली यूज करते थे। 3 प्रकार के वस्त्र, बास, अधिवास और ऊसड़ी, ये इनका जो वस्त्र है, राइट। अंदर पहनने वाले वस्त्र उनको नीवी बोलते हैं ये लोग, जैसे आज हम लोग अंडरगारमेंट बोलते हैं, उनको वो नीवी बोलते थे। और इनका जो इसमें दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल एशिया से ये लोग मूव ऑन करके कहां रहे? इंडस वैली सिविलाइजेशन पर अटैक करने के लिए आएंगे, या यहां से मूव ऑन करके इस तरीके से आएंगे, राइट। अगला अदर इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? इन मुख्य व्यवसाय ये पशुपालन है, राइट। उसके बाद शुरुआत में हम देखते हैं कि शुरुआत में जो गाय को क्या मान लिया इन्होंने? गाय को मुद्रा मान लिया, राइट। उसके बाद क्या होगा? गाय को जब मुद्रा मान लेंगे तो उसके बाद ये इस समय तक कृषि में जो तीसरा वर्ड लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं शूद्र, उन्होंने कृषि पर कैप्चर कर लिया। और बाद में ये लोग क्या करने लगे? स्थायी कृषि हो गई। कैसी हो गई? स्थायी कृषि बन गई। धातुओं की बात करते तो लोहा या श्याम अयस्क जो है ना, इनकी ये प्रमुख धातुआं हैं। मैंने कल डिस्कस किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। जब समाज में लोहे का ज्ञान आएगा तो लोगों को लगेगा कि भाई ठीक है, अब तो मैं किसी को जीत सकता हूं, नाउ आई कैन विन एनीवन, क्योंकि हमारे पास लोहा है। और जब लोहे का ज्ञान हो जाएगा तो समाज में क्या हो जाएगा? हिंसा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब एक राजा दूसरे राजा पे कंट्रोल करने के लिए लोहे का प्रयोग करेगा। और जो व्यक्ति लोहे से तलवार बनाता है उसकी समाज में क्या बढ़ जाएगी? इज्जत बढ़ जाएगी, राइट। तो आदान प्रदान का जो माध्यम है इस समाज में वो क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली, दैट इज बार्टर ट्रेड है। पनी की बात करते हैं, व्यापार है, दूर से आने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं पनी, राइट। और जो सूदखोरी वाली व्यक्ति, जो सूदखोरी बोलते हैं बैक नॉट। ये बैक नॉट क्या है? बैक नॉट ब्याज पर ऋण देने वाला व्यक्ति है, लेंडर ऑन इंटरेस्ट। तो ये जो ब्याज पर जो ऋण देता है उसको हम बोलते हैं बैक नॉट, राइट। आगे चलते, क्योंकि इस समाज के अंदर बेसिकली लोहे की जानकारी होगी। जब लोहे की जानकारी होगी तो युद्ध बेसिकली क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, राइट।
ऋग्वैदिक कालीन नदियों की अगर बात करते हैं तो सबसे पवित्र जो नदी है उसको हम बोलते हैं सरस्वती नदी। इस काल में सबसे ज्यादा ऋग्वेद में इसका उल्लेखन किया है वो है हमारी इंडस नदी। एक गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार इसमें उल्लेख किया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशंस के अंदर। ऋग्वैदिक काल की जो प्रसिद्ध नदियां हैं, विभिन्न नदियां हैं जिनके प्राचीन नाम कुछ हैं, आज कुछ और नाम से बुलाया जाता है। ये फिगर में हम देख सकते हैं कि ये जो नदियों के किनारे बेसिकली ये एरिया है बेसिकली सप्त सैंधव। कैसा? सप्त सैंधव। और सतलज नदी के नीचे वाला एरिया, यमुना नदी के बीच का एरिया को हम बोलते हैं ब्रह्मवत, राइट। तो आर्यन सप्त सैंधव में अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। तो नदियों के अगर प्राचीन नाम की बात करते हो, जो क्रुब नदी है उसको आधुनिक नाम बोलते कुर्रम, कुबा नदी को काबुल नदी बोलते हैं, बितस्ता को झेलम बोलते हैं, अस्किनी को चिनाब बोलते हैं, पुरुषणी को रावी बोलते हैं, सुतद्री को सतलज बोलते हैं, विपाशा को ब्यास बोलते हैं, सदानीरा को गंडक बोलते हैं, दुष्दती को अग्गर बोलते हैं, गोमती को गोमर बोलते हैं, सुवस्तु को स्वाक बोलते हैं। ये बेसिकली ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं जिनके आधुनिक नाम ये हो गए हैं, राइट। उत्तर वैदिक काल के अंदर अगर बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहा है वो है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सबसे प्रमुख देवता होगा, यानी कि देवताओं की जो इंपोर्टेंस थी वो क्या हो गई, बदल गई। अभी जो इंपोर्टेंट देवता हैं वो है इंद्र, अब क्या हो गए, प्रजापति सबसे महत्वपूर्ण देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल के अंदर जो राजा है वो राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है, यानी जब तक राजा राजसूय यज्ञ नहीं कर लेगा तब तक प्रजा को विश्वास नहीं होगा कि हमारा राजा हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर है और हमारी रक्षा कर सकता है, राइट। तो उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में बर्ड व्यवसाय की बजाय जन्म आधारित होने लगे, राइट। यहाँ पर क्या था, वैदिक काल के अंदर क्या था, वैदिक पीरियड के अंदर जो बर्ड हैं वो कैसे हैं, वो बर्ड हमारे हैं वो हैं आपके कर्म आधारित, राइट। यहाँ पर क्या होने लगे, जन्म आधारित होने लगे। उत्तर वैदिक काल में हर को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाने लगा, यानी कि जो हल जो है ना हमारा वो सिरा है और हल की जो रेखा है ये क्या हो गई, सीता, राइट। क्या होने लगी, सीता। तो जमीन पे जो हल चल रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सीता बोल रहे हैं, राइट। वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्राएं, जो मुद्रा की इकाइयां थी, राइट, ये इस काल में किसी खास भार या आकृति के मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण हमको नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का वर्णन किया गया है और गोत नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल के अंदर हो गया है, राइट। अगर अन्य ऐतिहासिक स्रोत की बात करते हैं तो अन्य ऐतिहासिक स्रोत में जो उपनिषद है, उपनिषद इसकी संख्या हमको 108 बताई गई है। इसमें सत्यवेद जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है हमारी, राइट। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से, किसमें, मुंडक उपनिषद में। महाकाव्य हमारे दो प्रमुख हैं, महाभारत और रामायण। महाकाव्य में सबसे जो महाभारत का पुराना नाम था वो था जय संहिता, ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जैसा कि हम सभी जानते हैं, राइट। इसी काल में प्रमुख दर्शन हुए, जिसको जो फिलोसफी थी उनके प्रमोटर्स भी आए। तो जो प्रमुख दर्शन थे इनमें से जो दर्शन है इनमें से यूपीएससी और पीसीएस के अंदर बेसिकली पूछा जाता है कि इन दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, प्रवर्तक कौन थे। यूपीएससी एंड पीसीएस के अंदर पूछा जाएगा। तो दर्शन हमारा आता है, चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं, सांग दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हैं, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बदरायण है, वैशेखिक के प्रवर्तक कणाद या उन्मुख हैं। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ या ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्री रचना बदनारायण ने की थी, राइट। किसने, बदनारायण ने। वेदांत दर्शन के जो मौलिक ग्रंथ हैं वो ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्री रचना बदनारायण ने की है, ये भी हमारा इंपोर्टेंट है, राइट। तो उत्तर वैदिक काल को हम लोग ब्रीफ में, राइट, अभी हमने इसको नॉर्मली आपको बता दिया, इसको ब्रीफ में हम लोग क्या करेंगे, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी, ठीक है। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हमारे जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि इस पे जो सीरीज चल रही है वो सीरीज कंटिन्यू चलेगी, जो कि यूपीएससी और पीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपोर्टेंट है। जो बच्चे वनडे के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये सीरीज काफी इंपोर्टेंट है। तो जो बच्चे एंशिएंट से डरते हैं या जो स्टूडेंट हिस्ट्री से डरते हैं कि भाई हमको हिस्ट्री नहीं आती है, हमको हिस्ट्री में कमजोर है, ऐसे बच्चों के लिए ये पीडीएफ या ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।